एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। बहुत ज्यादा सुगबुगाहट और सुर्खियां सामने आ रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और इस बार किसकी सत्ता, ये सबसे बड़ी कवरेज टीवी9 पर आप लगातार देख रहे हैं। तैयारियां तेज हो गई हैं लोकसभा चुनाव के लिए। सभी सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ एनडीए चुनाव पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी जबरदस्त यहां पर हलचल देखने को मिल रही है। इंडिया लगातार बैठकें कर रही है। इंडिया अलायंस सीट बंटवारे को लेकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश हो रही है कि सभी दलों को साथ लेकर चला जाए। और एक बड़ी खबर से बताते हैं आपको, शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया में हलचल तेज है। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, ये 3 राज्य जहां पर 168 सीटें आती हैं, जिसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। किस दल को कितनी सीटें, सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन का मंथन हो रहा है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में सीट बंटवारे पर चर्चा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अलायंस कमेटी की यूपी को लेकर बैठक में समाजवादी पार्टी भी होगी शामिल। शाम 6 बजे ये बैठक बताई जा रही है। दिल्ली में ये बैठक होगी। एसपी के साथ आरएलडी भी हो सकती है शामिल। तो कांग्रेस जो जुड़ी हुई है इंडिया अलायंस के साथ, अब अपने घटकों को साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस अलायंस कमेटी की यूपी को लेकर बैठक है, जहां देश में सबसे बड़ा सूबा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहां मंथन किया जाएगा और बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी और आरएलडी शामिल हो सकती है। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त कुमार विक्रांत जुड़े हुए हैं, आनंद पांडे जुड़े हुए हैं, लखनऊ से पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा राज्य पटना आपको लेकर चलेंगे, यहाँ से रूपेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। कुमार, कांग्रेस में हलचल बहुत तेज है। इंडिया अलायंस को लेकर लगातार सुर्खियां सामने आ रही हैं। क्या कोई अंतिम फैसला आज सीट बंटवारे को लेकर अलायंस के साथ या घटकों के साथ हो सकता है? जी देखिए, ये जो बैठकें हो रही है वो कांग्रेस की जो दूसरी पंक्ति के नेता है, जो नियुक्त है राष्ट्रीय अलायंस कमेटी मुकुल वासनिक के नेतृत्व में, और जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी जो दूसरी पंक्ति के नेता है, जो नेतृत्व के नुमाइंदे हैं, उनके बीच बैठक हो रही है। एक मोटा बाहर का आप कह सकते हैं खाका तैयार किया जा रहा है। किस आधार पर सीट बंटवारा हो, किसका क्या डेटा है किसके पास, उस आधार पर सीट बंटवारा हो, ये सब कुछ तय हो रहा है। आप कह सकती हैं ब्रॉड तस्वीर तैयार हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो नेतृत्व के बीच होगा। आज शाम को 4 बजे शिवसेना के साथ बैठक है अलायंस कमेटी की, और शाम को 6 बजे उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ। उत्तर प्रदेश के ही नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अखिलेश जी, सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश को लेकर क्या होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का राम मंदिर का डंका है और आप लोग सीट बंटवारा कर नहीं पा रहे। बीजेपी ने क्या सीट बंटवारा कर लिया क्या? क्योंकि वो तो कहते हैं हमारी 38 दलों का है। हमारे तो प्रक्रिया चल रही है ना, हम तो गंभीर हैं, ईमानदारी से बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें चाहिए आप लोगों को 80 में से? देखिए, ये हमारा प्रदेश नेतृत्व और जो कमेटी बनी है वो कहाँ पे हम बेहतर पोजीशन में हैं, और फिर अपने सहयोगी दल से कि वो कहाँ पे बेहतर पोजीशन में हैं, सीटें वो ली जाएं कि जो हम खुद कांग्रेस या हमारा पार्टनर जीतने की स्थिति में है, वो सीटें ली जाएं जिससे हम हमारा स्ट्राइक रेट 100% हो। 2 छोटे सवाल। अखिलेश यादव ने कहा कि 65 सीटें वो लड़ेंगे, यानी 5 सीटें आरएलडी की, 10 सीटें आपके लिए मंजूर है? देखिए, ये बाहर कहना पॉलिटिकली सब दोनों तरफ से लोग बोलते रहते हैं। अंदर आज बैठक हो रही है, उसमें मोटा एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। 1 या 2 बैठक रायबरेली अमेठी से कांग्रेस लड़ेगी या छोड़ देंगे उसको भी? रायबरेली अखिलेश कई बार दबाव बढ़ा चुके हैं। रायबरेली अमेठी तो नेहरू परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली है। बिल्कुल कुमार, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, राजनीतिक रिश्ता नहीं, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, वो एक परिवार। आखिरी सवाल, राम मंदिर के सामने कांग्रेस आरएलडी सपा गठबंधन टिक पाएगा या मायावती को भी चाहेंगे आप लोग अपने साथ? क्या राम चुनाव लड़ रहे हैं क्या? राम मंदिर आप इस तरह से बात कर रहे हैं? बीजेपी से राम से क्या मतलब भाई? हम मुद्दों पे चुनाव, मायावती को मायावती गठबंधन में चाहते हैं आप? देखिए,
जितने लोग अधिक से अधिक हमारे लाइक माइंडेड लोग हमारी पार्टी में मायावती को चाहते हैं या वही नहीं? कह रहा हूं हाँ या ना? देखिए राजनीति में हाँ या ना क्या होती है? आप चाहते हैं क्या? कौन नहीं चाहता है कि हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूत कुमार, मैं और समझ हम सारे सकती हूँ लोग चाहते हैं कांग्रेस जो की क्या मजबूरी भी है। विपक्ष आप के लोग सटीक सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब वहां से सटीक आ नहीं रहा है अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से। बहरहाल वहां पर बैठक चल रही है। पंकज झा के पास जल्दी से मैं चलूंगी। पंकज, अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ऐसा हो जाए, सीट शेयरिंग पर बात बन जाए। क्या लगता है कांग्रेस अलायंस कमेटी में बात बनेगी? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल, और अखिलेश यादव ने भी अपना दिल बड़ा करने का एक तरीके से मन बना लिया। मैं समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने हूं और कुछ देर पहले विधायकों और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो हारे हुए नेता थे, उन सब की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एक बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के सामने कही। ये जो पिछले 3-4 दिनों से मायावती से उनकी जुबानी जंग हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने कहा मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं, बड़ी नेता हैं और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। यानी बदलते हुए हालात में अखिलेश ने एक बड़ा दिल दिखाया। अगर ऐसा होता है जैसा कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को जब मायावती का बर्थडे है, उसके बाद स्टैंड क्लियर हो सकता है या उसी दिन कि बीएसपी क्या इंडिया गठबंधन में भी शामिल होगी या नहीं होगी। इसीलिए आज शाम में हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर रामगोपाल यादव एक लिस्ट लेकर गए हैं, जो कहा जा रहा है कि 57 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट है। लेकिन कांग्रेस अभी इंतजार करेगी कि बीएसपी का स्टैंड क्या होता है। लेकिन एक तरीके से खाका खिंच रहा है यूपी में कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होना है। बड़ी बात कह रहे हैं पंकज झा आप, और ये सबसे बड़ा भी सस्पेंस होगा कि क्या बीएसपी कांग्रेस अलायंस में आती है या इंडिया अलायंस का ये आगे आती है, इसमें हिस्सा लेती है, ये बड़ा सवाल होगा। बर्थडे पर ये हो सकता है मायावती के, ये जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। यूपी के बाद चलते हैं बिहार। बिहार से बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर बिहार में भी सीटों पर मंथन है। सीपीआई के महासचिव डी राजा लालू प्रसाद की मुलाकात, सीट शेयरिंग पर दोनों नेताओं की चर्चा। बिहार में 16 सीटों पर लड़ना चाहता है जेडीयू, वहीं 24 सीटें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को देने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री के सवाल पर डी राजा ने कहा कि बाद में देखेंगे। देखिए, अब यूपी के बाद बिहार की बात करें तो यहां पर हाल क्या है। 2019 का चुनाव बिहार में इंडिया का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, आप ये सब जानना चाहते होंगे। तो 2019 का हालत क्या थी? देखिए, पार्टी जेडीयू और जनता दल यूनाइटेड जिसमें चुनाव लड़ा गया 17 सीटों पर, लेकिन जीत हासिल हुई 16 सीटों पर 2019 का संसदीय चुनाव। और आरजेडी की बात करें तो 19 सीट चुनाव लड़ा, जीती एक भी नहीं, 0। तीसरी पार्टी कांग्रेस बिहार में, जिसमें चुनाव लड़ा गया 9 सीट पर, लेकिन जीती सिर्फ 1। ये रिपोर्ट कार्ड आपको बिहार के दलों की तरफ से बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात है और संसद में क्या प्रतिनिधित्व है। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, और अब एक और राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ का भी रुख करना होगा क्योंकि राम मंदिर को लेकर ममता बनर्जी लगातार कड़े सुर में बोल रही हैं। बड़ा बयान दे दिया है, लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बड़ा हथकंडा है, ये कहना है ममता बनर्जी का। जब तक जिंदा हूं हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं होने दूंगी, बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, जनता मेरी लीडर है, मैं जनता की कार्यकर्ता हूं। क्या कह रही ममता बनर्जी, आपको सुनवाते हैं। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। तो ममता बनर्जी को आपने सुना, उन्होंने कहा मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, अब तक ममता बनर्जी ही उनका वक्तव्य नहीं सामने आया था राम मंदिर को लेकर, और अब वो भी आ गया, उन्होंने कहा ये चुनावी हथकंडा है।
बिल्कुल तमाम विपक्षी दल हैं और लगातार राम मंदिर को ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान राम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ अपोजिशन पार्टीज जो है वो जो ये बयान दे रही है भगवान राम के खिलाफ या राम मंदिर के खिलाफ, तो बीजेपी का ये कहना है कि ये सब जो पार्टियां हैं ये वोट बैंक अपीजमेंट यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ये सब कर रही हैं। तो और बीजेपी को ये लगता है कि जितना अपोजिशन जो है राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को और बीजेपी को घेरेगा तो इसका काउंटर रिएक्शन होगा और उतना ही जो हिंदू वोट्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट होंगे। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने अपने नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लाइए और राम मंदिर उनको लाइए, भगवान श्री राम लला के दर्शन कराइए। बीजेपी को ये उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा है और जो लोग जो दर्शन करेंगे तो उसका बीजेपी को फायदा होगा। लोग भले ही भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे लेकिन इसके एवज में बीजेपी को भी जनता जो है वोटों के रूप में आशीर्वाद देगी। बड़ी बात आनंद आप ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी को इस बात का विश्वास हो गया है, ये नैरेटिव बन चुका है कि विपक्ष भले जितना भी बोल ले राम मंदिर को लेकर, लेकिन वो जो जनता है वो बीजेपी के साथ है। ये एक तरह से परसेप्शन बन गया है। मैं आऊंगी आनंद आपके पास। एक और बड़ी खबर, आज बीजेपी महासचिवों की बड़ी बैठक। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में राम मंदिर, लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी और इसी बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, क्या जानकारी है? महासचिव एक साथ मिलेंगे, मंथन होगा, क्या एजेंडा लोकसभा चुनाव है? निश्चित तौर पे देखिए लोकसभा चुनाव है और साथ में राम मंदिर का शुभारंभ होना है। वैसे में बीजेपी महासचिवों की जो मासिक बैठक होती है, जो महीने में एक बार होती है बैठक, उसी बैठक को आज अंजाम दिया जा रहा है और आज थोड़ी देर में अभी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं और महासचिवों की बैठक 4 से 4:30 बजे के बीच शुरू हो जाएगी। मुख्य जो इसमें मुद्दा है वही है राम मंदिर को कैसे ठीक से लेकर चला जाए, वहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आने वाले हैं दर्शन करने, उनको कैसे ठीक से नियंत्रित करके और अच्छे से उनका दर्शन कराया जाए, जगह जगह से कैसे ट्रेन और बसों के द्वारा लोगों को वहां ले जाकर दर्शन करवाया जाए, ये तमाम विषय होंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तमाम कमेटियां बनी हैं और तमाम जो तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर भी आज एक तरह से समीक्षा बैठक है कि कौन कौन सा मोर्चा क्या काम कर रहा है, किस किस लोगों को क्या काम दिया गया है, काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इन तमाम विषयों पर आज चर्चा इस बैठक में होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो महासचिवों की बैठक हो रही है उसके बाद आज 4 महासचिव अयोध्या के लिए रवाना होंगे और वहां वो 2 दिन तक रहने वाले हैं और वहां पे जो व्यवस्था है बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो करनी है उसके बारे में वहां बैठक करेंगे। लगातार बड़ी जानकारी आमोद राय पहुंचा रहे हैं कि इस बैठक के बाद जो 4 पदाधिकारी हैं, जो 4 महासचिव हैं, वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहां पर भी तैयारियों का जायजा लेना है। तो 2 बड़े एजेंडे हैं, एक तो लोकसभा चुनाव है, वहां पर लेकर एनडीए में घटकों की स्थिति क्या है, सीट शेयरिंग को लेकर, और दूसरी बड़ी बात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, तैयारियों को लेकर भी मंथन जारी है। आऊंगे आमोद आपके पास। एक और राज्य की तरफ रुख करेंगे, अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र पर भी इंडिया की बैठक आज होने जा रही है शाम 4 बजे। कांग्रेस और शिवसेना की बैठक होने जा रही है। सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। जो महाविकास अघाड़ी रहा महाराष्ट्र का ये गठबंधन, ये सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेगा। जो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जो कि बैठक आज होने जा रही है 4 बजे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 17 से 19 सीटों पर लड़ सकती है शिवसेना, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर, 13 से 15 सीटें एनसीपी को मिलने की खबरें हैं, सूत्र बता रहे हैं, और 12 से 14 सीटें कांग्रेस को देने की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से टीवी9 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। एनसीपी कोटे से ही प्रकाश अंबेडकर, शेतकारी को सीटें, वहीं 2 से 3 सीटें प्रकाश अंबेडकर और शेतकारी को सीट। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास हैं, अभी आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद महाराष्ट्र के फॉर्मूले को दिखाते हैं कि किस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है जिस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सहमति बन सकती है। तो देखिए, आपको बता रहे हैं किस फॉर्मूले पर लगातार विचार हो रहा है। आप शिवसेना जो है वो 23 सीटों की मांग कर रही है और जो मिलने की उम्मीद है वो 17 से 19 सीटें मिलने की उम्मीद है गठबंधन के तहत। एनसीपी आपको बता दें 18 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन मिलने की उम्मीद कितनी है? 13 से 15 जो सामने आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं। और कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने 18 सीटों की मांग की है। अब मिलने की उम्मीद क्या है? 12 से 14।
तो अब ये देखना होगा कि एनसीपी कोटे से 2 से 3 सीट प्रकाश अंबेडकर और शेतकारी को ये मांग की गई है। और आज 4 बजे दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर बैठक है। तो महाराष्ट्र की सियासत में भी लगातार करवट हो रही है, लेकिन बैठक के बाद ही कुछ अंतिम फैसला निकलकर सामने आएगा कि क्या फैसला होता है। 4 बजे मुकुल वासनिक कांग्रेस नेता के घर पर बैठक की जानी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन ये मांग की गई है पार्टियों की तरफ से, और क्या मांग पूरी होती है ये देखना होगा। इंडिया की बैठक पर शरद पवार का बयान भी आ गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है, जहां जो जीता वहां उनके प्रत्याशी लड़ेंगे, सीट बंटवारे पर रास्ता निकालेंगे, ये शरद पवार का कहना है। हर पार्टी ज्यादा सीट मांगती है, ये भी शरद पवार का कहना है। अलायंस पॉलिटिक्स जब करते हैं, अब सब अलायंस पॉलिसी में शुरू में एक्सेसिव डिमांड कई पोलिटिकल पार्टी रखते इंसिस्ट करते हैं, कभी फर्जी स्टेटमेंट भी देते हैं। और जनरल थिंकिंग इंडिया के भाषण से ये है, कुछ भी हो जाए